नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे जो सेकंड हैंड गुड्स की सेल परचेज पे जीएसटी कैसे लगती है। सेकंड हैंड गुड्स जैसे कि कोई कार डीलर है जो पुरानी कार खरीदता और बेचता है, या फिर कोई मोबाइल डीलर है जो पुराना मोबाइल खरीदता या बेचता है, या ऐसी कोई और इलेक्ट्रिकल गुड्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स या कोई और गुड्स जो इस क्राइटेरिया में आती है। तो उन पे जीएसटी कैसे लगेगा, वो जीएसटी कैसे पे करेंगे, जो फुल अमाउंट उन्होंने परचेज़ किया है उसका क्या करेंगे और सेल अमाउंट का क्या करेंगे। तो उसके ऊपर ये आर्टिकल लिखा हुआ है। ये आर्टिकल आपको अवेलेबल हो जाएगा, taxhandout.com वेबसाइट है, इस पे आप जाएँगे। यहाँ पे हैंडआउट का सेक्शन बना हुआ है, इसमें जीएसटी के और भी बहुत सारे आपको हैंडआउट्स देखने को मिलेंगे। तो इसी में से हमने एक हैंडआउट अभी लिया है जिसके ऊपर हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो जीएसटी ऑन सेल ऑफ सेकंड हैंड गुड्स, तो इसको शुरू करते हैं कैसे इसमें जीएसटी आएगा। तो सबसे पहले इस टॉपिक के ऊपर हमारा जो रूल एप्लीकेबल होता है वो है रूल 32(5). तो 32(5) रूल इसके ऊपर लगता है। तो ये रूल क्या कहता है इस वीडियो में हम देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले बताया गया है कि इसके लिए इस रूल में एक मार्जिन स्कीम बताई गई है कि इस मार्जिन स्कीम के अकॉर्डिंग हम वैल्यूएशन करेंगे, और जो हमारी वैल्यूएशन के थ्रू हमारी टैक्सेबल वैल्यू आएगी उसके ऊपर आपको जीएसटी पे करना है। तो ये रूल आपको बताता है कि आपने सिर्फ मार्जिन देखना है जीएसटी पे करने के लिए। तो लीगल प्रोविजन इसकी क्या कहती है कि वेयर टैक्सेबल सप्लाई इज प्रोवाइडेड बाय ए पर्सन डीलिंग इन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सेकंड हैंड गुड्स। तो यहाँ पे सिर्फ यही लिखा है, कोई पर्सन है जो अपने पुराने सामान की खरीद बेच में डीलिंग करता है। तो इसमें एक ही कंडीशन है कि नो आईटीसी हैज़ बीन अवेल्ड ऑन सच परचेज। तो जब उसने वो सेकंड हैंड गुड्स खरीदी है, तब उसने कोई आईटीसी वहाँ पे क्लेम नहीं करना है। आगे देखते हैं, द वैल्यू ऑफ सप्लाई शैल बी डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस एंड परचेज प्राइस। तो जो उसने पुरानी गुड्स की परचेज प्राइस है और उसमें बाद में जो उसका सेलिंग प्राइस है, उनका जो डिफरेंस है वही जो है उसकी यहाँ पे वैल्यू ऑफ सप्लाई है। उसी को उसके ऊपर जो उसका उसको जीएसटी पे करना है। तो अगर वो जो सेलिंग प्राइस और परचेज प्राइस के का जो डिफरेंस है, अगर वो पॉजिटिव आता है तो उस पे जीएसटी लगेगा। अगर वो नेगेटिव आता है तो यहाँ पे कोई जीएसटी उसको पे नहीं करना। ये मार्जिन स्कीम फिर नहीं लगती, और हम इस जीएसटी के प्रोविजन को भी वहाँ पे इग्नोर करेंगे अगर वहाँ पे कोई पॉजिटिव डिफरेंस नहीं आता है। मतलब सीधा-सीधा यही है, गवर्नमेंट कहती है कि अगर आप कुछ कमाओगे तो हम जीएसटी आपसे लेंगे, अगर आप लॉस में हो तो हम आपसे जीएसटी नहीं लेंगे। तो इसी रूल का एक प्रोविज़ो भी है। ये प्रोविज़ो अभी रिसेंटली ऐड किया गया है। तो ये क्या कहता है कि जब मान लीजिए कोई बैंक है या एनबीएफसी है जिन्होंने कोई व्हीकल है वो लोन पे दिया हुआ था। अब वो बंदा जो है जिसने ये लोन पे लिया था व्हीकल, उसने डिफ़ॉल्ट कर दिया, वो अपनी इंस्टॉलमेंट्स जमा नहीं करवा रहा है। अब बैंक जो है उससे वो व्हीकल दोबारा से रीपोसेस कर लेती है। तो उसके बाद अब बैंक उसको बाद में बेचता है। तो इस केस में बैंक भी वो डीलर बन जाता है, जो पुरानी गुड्स को खरीद रहा है और बेच रहा है। तो इस केस में इसकी वैल्यूएशन कैसे होगी? तो इसके लिए ये प्रोविज़ो लाया गया है। तो इन्होंने बताया कि जो बोरोवर था जिसने गाड़ी पहले खरीदी थी, तो देखेंगे उसने गाड़ी कितने टाइम के लिए यूज़ की है, कब बैंक ने उससे रीप्रोसेस की है। तो जो टाइम पीरियड उसके पास रही है वो व्हीकल, तो हर 3 महीने का 5% डिडक्ट करेंगे ओरिजिनल इनवॉइस वैल्यू से। तो वो 5% हर क्वार्टर का डिडक्ट करने के बाद जो वैल्यू बचेगी, वो जो एनबीएफसी या बैंक की परचेज़ प्राइस मान लिया जाएगा। और जब वो उसको बाद में बेचेंगे, तो उसको सेलिंग प्राइस पे बेचेंगे, और उन दोनों का जो अगर डिफरेंस पॉज़िटिव में होगा, तो वो उसपे जीएसटी पे करेंगे। इसके अलावा इस रूल की कुछ कंडीशंस हैं कि ये मार्जिन स्कीम किनको मिलेगी। तो सबसे पहला जो कंडीशन है वो यही है कि आप जो है सेकंड हैंड गुड्स की डीलिंग करते हो, ठीक है? और जो यूज्ड गुड्स है वो यूज्ड एज़ सच, और आफ्टर माइनर प्रोसेसिंग नॉट चेंजिंग इट्स नेम। और जो यूज्ड गुड्स है वो ऐसी होनी चाहिए कि आपने जैसी खरीदी वैसी ही बेची, और उसमें थोड़ी बहुत आप टचिंग कर सकते हो, थोड़ी बहुत उसकी रिपेयर करवा सकते हो, बट उसका जो है नेचर चेंज नहीं होना चाहिए गुड्स का, ठीक है? और जो सप्लायर है वो जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड होना चाहिए, और जब वो पुरानी गुड्स को खरीद रहा है तो वो कोई भी आईटीसी क्लेम ना करे, ठीक है? और ये जो डीलर हैं या टैक्स पेयर है जो इस रूल के अंदर आते हैं, उनके लिए ही ये आगे 3 नोटिफ़िकेशंस भी हैं, जो इनके लिए आई थी। एक सबसे पहले आई थी 10/2017। इसमें इन्होंने
जो एग्जाम्प्ट किया था, अगर हम कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन से कुछ गुड्स परचेज करते हैं तो उस पे पहले रिवर्स चार्ज हमें पे करना पड़ता था, बाद में उन्होंने उसको हटा दिया था। तो ये आपके ऊपर ये नोटिफिकेशन एप्लीकेबल हो जाती है, जिसका बेनिफिट आपको मिलता है। उसके बाद एक नोटिफिकेशन 8/2018 आई थी, जो कि मार्जिन का मेथड बताता है, जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया है। और उसके बाद एक नोटिफिकेशन हो रहा है 1/2018, जो कंपोजिशन सेस की बात करता है कि कंपोजिशन सेस जैसे आपको पता है कि व्हीकल्स के ऊपर लगता है, बट इस नोटिफिकेशन में बताया गया है कि जो कंपनसेशन सेस है वो ओल्ड व्हीकल के केस में नहीं लगेगा। तो ये तीनों जो नोटिफिकेशन है वो आपके बेनिफिट के लिए है। उसके बाद इस रूल को विद एग्जांपल के साथ भी समझ लेते हैं। जैसे कि एक बंदा है जो रजिस्टर्ड डीलर है, उसने गुड्स को पुरानी व्हीकल को मान लीजिए खरीदा है 2 लाख रुपए में। उसके बाद उसमें उसका कुछ रिपेयर का खर्चा आ गया 5,000 रुपए का, और उसने उसको बेचा है 3 लाख रुपए में। अब जब आपने मार्जिन स्कीम को अप्लाई करना है तो आपने इस रिपेयर वाले खर्चे को इग्नोर करना है। आपको ये 3 लाख में से 2 लाख माइनस करना है, और आपका जो मार्जिन निकल के आता है 1 लाख, इस पे आपको जो है जीएसटी पे करनी है। ठीक है? ये रूल यही कहता है। मार्जिन को आप इग्नोर करेंगे। मान लीजिए अगर इस जो आपने गुड्स रिपेयर के टाइम यूज़ किया है, उस पे आपने जो आईटीसी क्लेम किया है, वो आईटीसी को यहाँ पे आप ये जो आपका आईटीसी पेबल बन बन रहा है, उसके साथ एडजस्ट कर सकते हो। ऐसी एक एडवांस रूलिंग आई थी, जो यहाँ पे मेंशन की गई है, राजस्थान की है। तो यहाँ पे यही मेंशन किया गया था, अगर जो रिपेयर के टाइम कोई गुड्स यूज़ करते हो, उसका आईटीसी जो है अपनी अपनी लायबिलिटी के साथ एडजस्ट कर सकते हो। इसके बाद एक और एग्ज़ाम्पल है, एक रजिस्टर्ड पर्सन है। अब ये देखिए, रजिस्टर्ड पर्सन है, उसने अपनी कार बेची है। तो उसने अपनी कार जो है बिज़नेस में यूज़ की है, यहाँ पे बताया गया है, और 10 लाख रुपए की कार है, और 2016 में उसने इसको खरीदा था। अब वो इसको 2018 में बेच रहा है फॉर 9 लाख। अब यहाँ पे ये रजिस्टर्ड पर्सन है और इसने अपने बिज़नेस में ये कार यूज़ की है। अब यहाँ पे ये रजिस्टर्ड डीलर नहीं है, ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे डब्ल्यूडीवी के थ्रू हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। हमने 15% डेप्रिसिएशन के हिसाब से इसकी जो वैल्यू निकाली है, वो 1/4/17 को बनती है 8,50,000 रुपए की। अब इसने इसको बेचा है 9 लाख रुपए में, तो 50,000 इसका मार्जिन बन गया, और इस पे इसको जीएसटी देना है। ठीक है? इसी तरह अगर इसने इसको 7 लाख रुपए का बेचा होता, तो इसकी जो है मार्जिन नेगेटिव आ रहा था, तो इसको जो है यहाँ पे कोई भी जीएसटी पे नहीं करना। अगर आप कोई प्रोडक्ट को, जैसे अभी ये इसने बिज़नेस में यूज़ किया, तो यहाँ पे इसकी परचेज़ वैल्यू नहीं आ रही है, तो इस वैल्यू को हम ऐसे आइडेंटिफ़ाई करेंगे। इसी तरह एक और एग्ज़ाम्पल है रीपोज़ेशन ऑफ गुड्स वाली, जो हमने डिस्कस किया था, जो अभी लेटेस्ट अमेंडमेंट भी हुई है इस रूल में। तो यहाँ पे एक अनरजिस्टर्ड बोरर था, उसने जो है अपनी गाड़ी खरीदी और बाद में वो इंस्टॉलमेंट्स भर नहीं पाया, और अब उसको जो है बैंक उससे रीपोजेस वापस कर रहा है, और उसने यहाँ पे देखिए 3 लाख रुपए की जो है गुड्स खरीदी थी, और उसने 3 क्वार्टर इसको यूज़ किया है। ठीक है? अगर यहाँ पे मान लीजिए 4 महीने बन जाते हैं, तो उसको 2 क्वार्टर माना जाएगा। यहाँ पे जो प्रोविज़न में वर्डिंग थी, वो क्वार्टर एंड पार्ट ऑफ देयर लिखा हुआ था। तो अगर 4 महीने बनते हैं तो उसका 2 क्वार्टर बन जाते हैं। इस तरह यहाँ पे 3 क्वार्टर बनते हैं, तो 3 क्वार्टर, 1 क्वार्टर का 5% और 3 का बन गया 15, 15% आपको यहाँ से लेस करना है, इसकी डीम्ड वैल्यू बन गई 2,55,000, और इसमें से सेल प्राइस जो इसका 2,50,000 है, तो मार्जिन यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, तो कोई भी जीएसटी पे नहीं करना। तो कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको ध्यान रखना है, अगर आपका कोई क्लाइंट है या आप खुद इस रूल को ऑप्ट करते हो और इस रूल के अंदर अपनी जीएसटी की फाइलिंग करते हो। तो अगर सबसे पहले है कि डीलर अगर कार बाय करता है अनरजिस्टर्ड पर्सन से, तो मार्जिन बेस पे टैक्स लगेगा, और अगर मार्जिन पॉजिटिव आता है तभी जीएसटी पे लगेगा। अगर मार्जिन नहीं है, वो नेगेटिव आता है, तो कोई भी जीएसटी नहीं है। ये सिंपल केस है। अगर दूसरा केस है, अगर आपने रजिस्टर्ड पर्सन हो और आपने खुद की जो गाड़ी बेची है, तो उस केस में आपके पास परचेज प्राइस कैसे आएगा? आपको मार्जिन निकालना पड़ेगा डब्ल्यूडीवी के बेस पे। अगर वो पॉजिटिव आती है, तो आपको मार्जिन पे जीएसटी पे करना है। उसी तरह अगर रिपोजेशन सेल बाय बैंक है, तो उस केस में आपको परचेज प्राइस कैसे निकालना है? तो आपने हर क्वार्टर, जितने क्वार्टर आपने गुड्स को यूज़ किया है, उसका 5% पर क्वार्टर आपको ओरिजिनल इनवॉइस वैल्यू से लेस करना है, वो आपकी परचेज वैल्यू आ जाएगी, उसको सेल में से माइनस करना है। अगर वो मार्जिन पॉजिटिव आता है, तो उस पे आपको जीएसटी पे करना है। तो ये था रूल 32(5) के ऊपर हमारा वीडियो। आई होप इस वीडियो में आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन, डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है इस रूल के रिगार्डिंग, तो वो आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं।
हमारा एक व्हाट्सएप चैनल भी है जहाँ पे हम रेगुलरली जीएसटी के अपडेट्स डालते हैं। वो चैनल को भी आप फॉलो कर सकते हो, उसका भी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और टैक्स हैंडआउट का ये आर्टिकल, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो के लिए। धन्यवाद।